भारत दुनिया का विविध राष्ट्र है। यहाँ की पोशाक, भाषा शैली और जिसे अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान का जटिल मिश्रण माना जाता है। इस तरह के करीबी और सही तरीके से एक साथ बुनाई गई विभिन्न संस्कृति की बड़ी संख्या भारत की विविधता को दुनिया के चमत्कारों में से एक बनाती है। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मणिपुर, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जिसका बेहद शांत और प्राकृतिक दृश्य, अनोखा वाइल्ड लाइफ, तैरते द्वीप और बड़े दिल वाले यहाँ के स्थानीय लोग, इन सब खूबियों वाले मणिपुर से आपको प्यार न हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जरा इस नज़ारे को देखिए। बीते कुछ दिनों में प्रदेश ने गांव पर हमला किया, घरों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और तो और 3 चर्च को भी तोड़ दिए। और बच्चों के माता पिता इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को नींद की दवाइयां तक दे दी ताकि वो रोए नहीं। इसी के साथ आपने ट्विटर पर यह पोस्ट जरूर पढ़ा होगा कि मेरा मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। और ये अपील देश की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ट्विटर पर की है। वही मैरी कॉम ने इसमें जलते हुए कुछ मकान और गाड़ियों की तस्वीर भी पोस्ट की। मणिपुर में 3 मई को हिंसा की चिंगारी कुछ ऐसे भड़क गई कि इसने एक विकराल आग का रूप ले लिया। इसी के साथ कई घरों को तबाह भी कर दी। कई घंटों तक मणिपुर सुलगता रहा और सुरक्षा कर्मी इस पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। वहीं अभी भी जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट हो ही रही है। और अब वहाँ की हालात ये है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए और तो और मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। इसी के साथ इंटरनेट पर पाबंदी भी लगा दी गई है। वहीं वहां के निवासियों को डर है कि आने वाले समय में ये हमले और बढ़ेंगे, साथ ही खून खराबा और भी हो सकता है। आखिर जिस मणिपुर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो अपने मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है, वहाँ की हालात आखिर ऐसे क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और क्यों ये मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है। वैसे तो मणिपुर में हिंसा का इतिहास काफी लंबा रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी काफी अहम भूमिका रही है। उसके अलावा वहाँ के सामाजिक ताने बाने बुनावट को समझे भी मौजूदा हिंसा की वजह शायद नहीं समझी जा सकती। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह समझते। पूर्वोत्तर के इस राज्य में प्रमुख 3 समुदाय हैं, ज्यादातर मात्रा में मेती समुदाय और 2 आदिवासी समुदाय, और पहला कुकी और दूसरा नागा। वैसे मेती समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है, वही कुकी और नागा ये दोनों समुदाय ईसाई हैं और बाकी जो बचते हैं वो मुस्लिम। और इन सब के बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेती का हिस्सेदारी 53% है, यानी लगभग आधे से अधिक। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। वही राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की। मेती सूबे के मैदानी इलाका इम्फाल घाटी में, कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे हुए पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र भी रहे। एक वक्त तो ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह यहाँ पर सक्रिय थे। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा मैदानी इलाका है, जो कि काफी उपजाऊ है, और ये मैदानी इलाका इम्फाल घाटी में, और राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। वैसे तो मेती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। इस राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा हमेशा मेती का ही रहा। और मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वही कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने जैसा इल्जाम लगाते हैं। अगर बात की जाए मेती समुदाय की तर्क की, तो मेतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति के मामले को मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था, और इस सिफारिश में मेती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा है। और कोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से आर्थिक और सामाजिक सर्वे के साथ जातीय रिपोर्ट के लिए भी कहा गया था। वही शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM 2012 से ही मेती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले मेती को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, और इनकी दलील थी कि मेती जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वज की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। STDCM ने यह भी कहा था कि मेतेई को बाहरियों के आक्रमण से बचाने के लिए संवैधानिक कवच की जरूरत है। इनका कहना है कि मेतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है,
जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे सिकुड़ते इम्फाल वैली में अपना जमीन खरीद सकते हैं। दरअसल मणिपुर के मौजूदा जनजातियों का कहना है कि मैतेई की जनसंख्या काफी ज्यादा है और सियासी दबदबा भी उन्हीं का है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ साथ अन्य मामलों में भी काफी आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूह को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर काफी कम हो जाएंगे और फिर वो पहाड़ों पर भी अपना जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो वे और भी नीचे स्तर पर चले जाएंगे। और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इनमें से कितनों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी EWS का भी फायदा मिल रहा है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थोंगखोलाल हाओकिप ने द पॉलिटिक्स ऑफ शेड्यूल ट्राइबल स्टेट इन मणिपुर में लिखा है कि प्रदेश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग एक सियासी खेल है, क्योंकि मणिपुर में सरकार समर्थक समूह का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री नांगथोबन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र सिंह की सरकार प्रदेश में अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रहा है, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बता रहे हैं वे मणिपुर के कोकी-जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार इन्हें सरकारी जमीन पर अफीम की खेती करने से रोक रही है। वैसे पहला हिंसक विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को हुआ था, जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था। वैसे तो इस हिंसा की शुरुआत 1993 में हुई थी, जिसे अब तक की सबसे बड़ी हिंसा माना गया था। 1993 में हिंदू मैतेई पंगलो मुसलमानों से भिड़ गए थे। तब आदिवासियों, नागाओं और कुकी के साथ भयानक हिंसा हुई थी। एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों का नरसंहार हुआ था और हजारों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया था। वैसे तो मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित माना जाता है। लेकिन अभी हाल ही की तनाव की शुरुआत चूराचंदपुर जिले से हुई थी, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ जिला कुकी बहुल भी है। पिछले हफ्ते द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चूराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। संयोग से बंद वाले दिन ही मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। वो चूराचंदपुर में न्यू लमका टाउन के सद्भावना मंडप में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और PT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले, लेकिन 27 अप्रैल को रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर काफी तोड़फोड़ कर दी, साथ ही कुर्सियों को आग के हवाले भी कर दिया और जिस ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था वहां पर भी जमकर तोड़फोड़ कर दी गई और तो और वहां पर आगजनी भी हुई। और इतना हिंसा के बाद भी N बीरेन सिंह की कार्यक्रम की तैयारी चल ही रही थी। वही 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग CM के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी कर दी और तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने चूराचंदपुर की दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प होती रही। उसी रात तोइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य रूप से पुलिस और कुकी समुदाय आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को स्थिति बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई और इसने देखते ही देखते जाति संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग और दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग, और इनके बीच जाति हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई और इस बार हिंसा की जड़ में मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी यानी 10 जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता निकालने का फैसला किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट मणिपुर यानी कि ATSUM ने किया, लेकिन इस दौरान हिंसा और भड़क गई और देखते ही देखते इसने जाति संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 8 जिलों में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया
और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल को उतार दिया गया। वहीं फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं अब भी हो रही हैं और अब तक करीब 10 से 12 हजार लोग पलायन कर चुके हैं। और 3 मई की हालात को देखते हुए भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने बुधवार देर रात यानी करीब 2:45 बजे ट्विटर पर लिखा कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद की। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया और मणिपुर में हुई आगजनी की कुछ फोटो भी शेयर की। इसके अलावा मैरी कॉम ने कहा कि स्थिति अभी बहुत खराब है और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। मैं राज्य और केंद्र सरकार से इस स्थिति के लिए कदम उठाने के लिए और राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपील करती हूँ। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हिंसा में कुछ लोगों ने अपने परिवार तक को खो दिया। बहुसंख्य मेती समुदाय से जुड़े कुछ संगठन लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इस समुदाय से आने वाले कई विधायक भी खुलेआम इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। मैती समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से उन्हें इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 4 हफ्ते के भीतर मेती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजी। वही कुकी और नागा मेती को एसटी का दर्जा देने की इस मांग का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वही मेती का संख्या बहुत अधिक है, इसके बावजूद भी उनके अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां पर बस रहे हैं, जिससे उन्हें यह डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से 52,000 के करीब शरणार्थी पूर्वोत्तर में बसे हुए। इनमें से मणिपुर में 7,800 शरणार्थी हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्हें शरणार्थियों का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा बड़ी तादाद में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मणिपुर में बसे हुए हैं। मेती संगठनों का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही कुकी समुदाय राज्य सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है लैंड सर्वे से नाराज भी है। ये सर्वे चूराचंदपुर खोम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इलाके में किया था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और ये चूराचंदपुर, विष्णुपुर और नोनी जिले में फैला हुआ है और कुकी समुदाय इस लैंड सर्वे का विरोध कर रही है। उसकी मांग है कि सरकार 1966 के उस आदेश को रद्द करे जिसमें आदिवासी इलाकों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन घोषित किया था। उनका कहना है कि इसके जरिए उनसे उनका जंगल छीना जा रहा है। वही मणिपुर में सरकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ग्रामीणों को निकाल रही है। इसके लैंड सर्वे हो रहा है और आरक्षित वनों से लोगों को निकाला जा रहा है। कुकी और नागा समुदाय इसे खुद को जंगल से बेदखल करने के रूप में देख रहे हैं। फिर फरवरी में चूराचंदपुर जिले के ही सोजगन गांव में सरकार ने एक विजन ड्राइव चलाया था। वहां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में रह रहे लोगों को उनके घर से बाहर कर दिया गया। गांव वालों ने तब आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पहले से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कुकी पीपल अलायंस ने भी सरकार के इस अभियान को अमानवीय बताते हुए इसकी निंदा की थी। लेकिन पिछले महीने मार्च में कुकी समुदाय के सबसे बड़े संगठन कुकी इनपी मणिपुर यानी KIM ने जंगलों से ग्रामीणों को निकालने के अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने उसके खिलाफ में शांतिपूर्ण रैली बुलाई, लेकिन कांगपोकपी जिले में यह हिंसक हो गई। हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और असली आंकड़े आधिकारिक से भी ज्यादा हो सकते हैं। करीब 100 लोग जख्मी भी हुए हैं। मरने वाले में टैक्स ऑफिसर लेमिनथांग हाउकिप भी है। CRPF के एक कोबरा कमांडो की भी इस हिंसा में मौत हो गई है। सेना के मुताबिक अब तक 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर आर्मी कैंप पहुंचाया गया है। वही केंद्र सरकार लगातार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। वैसे अगर आपको लगता होगा कि आरक्षण का ये कोई पहला मामला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी आरक्षण को लेकर कई हिंसक मामले हुए हैं जिसमें देश जला है और देश को काफी नुकसान भी हुआ है। तो अब जरा उस आंदोलन के बारे में जान लेते हैं।
गुर्जर आंदोलन 29 मई 2007 को शुरू हुआ था, जो आरक्षण की मांग को लेकर के राजस्थान में गुर्जर समुदाय ने काफी दिन तक प्रदर्शन किया था। आंदोलनकारियों ने लंबे समय तक रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा था। पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने थे और इस आंदोलन के दौरान गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें 20 लोगों की जान भी चली गई थी। इसके बाद आरक्षण की इस मांग को लेकर के इसकी चिंगारी सुलगती रही। साल 2015 में गुजरात से पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई। पाटीदार समुदाय के लोगों ने ओबीसी में शामिल करने के लिए सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था। गुजरात में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। इलाके में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। साल 2016 में जाट आंदोलन के दौरान काफी हिंसा हुई। आंदोलनकारियों ने जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की इस मांग को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया था। हरियाणा में जमकर हिंसा हुई थी। इसके साथ आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई, जिसके चलते इसमें 30 लोगों की मौत भी हो गई। ये कहानी है एक मराठा लड़की की, जिसकी साल 2016 में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन काफी चर्चा में था। महाराष्ट्र के अहमदनगर कोपर्डी में हुई इस घटना ने मराठों को एकजुट करने के लिए विवश कर दी। इंसाफ के लिए पहले स्थानीय लोग एकजुट हुए थे और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। फिर कुछ समय बाद मराठा समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने हिंसक झड़प में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। वैसे इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बन जाएगा। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। तो अब बात करें अगर मणिपुर की, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मामला सुलझेगा या फिर हालात और भी बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये विवाद अभी तो सिर्फ आरक्षण को लेकर के चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में ये विवाद धर्म को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि इस आंदोलन में पहले ही बहुत से चर्च को तोड़फोड़ दिया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। जय हिंद।